हाँ जी, स्वागत है आपका नए सेशन के अंदर जहाँ पे अब हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा। हमने एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी जिसमें हमने देखा कि अगर हम लूप्स अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू क्वेरी R1 से R2 नंबर ऑफ रोज और C1 से C2 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम हर एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं 2D मैट्रिक्स के अंदर, है ना। प्रॉब्लम क्या थी उस अप्रोच में? प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो मैं नंबर ऑफ क्वेरीज को इंक्रीज कर दूं, मतलब कि R1 C1 R2 C2 सेम चीज मैं अगर चाहती हूं कि मैं 1000 बार या 10,000 बार रन करूं, तो दैट मैनी टाइम मुझे लूप को लगाना पड़ेगा। दैट इज द बिगर थिंग, दैट इज द बिगर कंस्ट्रेंट, है ना। अब अपने को ये समझना है कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेरीज पे वो डिपेंडेंसी ना रहे। मैं एक इस तरीके की मैट्रिक्स जनरेट कर दूं जिसमें फाइनल आंसर मेरा कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो और मैं फटाफट से जितनी भी क्वेरीज हो उस फाइनल मैट्रिक्स पे पहुंचूं और अपनी आंसर को निकाल लूं। कैसे करेंगे? उसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स सम। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स सम। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स सम का 1D एरे के विद रिस्पेक्ट क्या मीनिंग रहेगा। ठीक है, तो मैं एक 1D एरे लेती हूं। यहां पर ये हमारे पास एक 1D एरे है। परफेक्ट। सपोज एलिमेंट्स हैं 2, फिर उसके बाद अपने पास है 4 6 8 और मे बी यहां पे मैं बोलती हूं 10। रेंडमली मैंने कुछ भी एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, इंडेक्सेस जो है इस एरे के, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4। बाय डिफॉल्ट वी ऑल नो कि जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे किसी भी एरे के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गिवन एरे में, इस गिवन एरे के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीफिक्स सम क्या होगा इस पर्टिकुलर एरे का, तो आई होप सब मेरे को आंसर दे सकते हैं बहुत क्लियरली। प्रीफिक्स सम का मतलब होता है कि करंट एलिमेंट प्लस जो उससे पहले का एलिमेंट होगा वो समेशन ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। अगर मैं यहां पे समझने की कोशिश करूं कि यहां पे प्रीफिक्स सम क्या होगा इस एरे का, तो प्रीफिक्स सम होगा, अब जैसे 2 है तो 2 के पहले क्या कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। पर जब मैं 1 पे आऊंगी और मैं पूछूं कि इसका प्रीफिक्स सम क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 4 जो कि करंट एलिमेंट है, प्लस पीछे वाले एलिमेंट का समेशन जो कि 2 है, तो 4 + 2 6। प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले वाला, एक होता है सुफिक्स, सुफिक्स मतलब बाद वाला। जब मैं बात कर रही हूं प्रीफिक्स सम की, तो मतलब करंट एलिमेंट प्लस पहले वाले का सम। ऐसे ही अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे जाऊं तो करंट एलिमेंट क्या है? 6, पहले वाले एलिमेंट का सम क्या है? 6, 6 + 6 12। मैं कह सकती हूं 6 + 6 12। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम क्या होगा? करंट एलिमेंट 8 है, पहले वाला एलिमेंट 12 है, 12 + 8 20। सिमिलरली यहां पर प्रीफिक्स सम फोर्थ इंडेक्स पे क्या होगा? 10 प्लस समेशन ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट्स 20, सो 10 + 20 इज 30। इस तरह से अपने पास क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स सम आ जाएगा, प्रीफिक्स सम एरे आ जाएगा। तो बेसिकली इस न्यू एरे में जो मैंने न्यू एरे जनरेट करी बाय द नेम ऑफ प्रीफिक्स सम, अगर मैं बोलूं तो इसमें वैल्यू क्या है? प्रीफिक्स सम एरे के अंदर मैं कहां से वैल्यू ला रही हूं? करंट एलिमेंट विच इज एरे ऑफ आई, जहां पे आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और जा रही है अंटिल n-1 तक। ठीक है, एक फॉर लूप लगेगा जो कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा, और इसके अंदर जो प्रीफिक्स सम होगा, प्रीफिक्स सम की जो वैल्यूज होंगी, प्रीफिक्स सम ऑफ आई, उसकी वैल्यू क्या होगी? करंट एलिमेंट प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 कह सकती हूं मैं। प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 मतलब कि पिछले वाले एलिमेंट में क्या वैल्यू प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 पे 4 प्लस i-1 विच इज 0 इंडेक्स पे क्या है? 2 6, तो यहां पे 6 वैल्यू मेरे पास स्टोर हो जाएगी। यही मतलब हुआ। लेकिन क्योंकि यहां पर हम एक एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे एक न्यू एरे जनरेट कर रहे हैं ना, यहां पे मैं क्या कर रही हूं? मैं न्यू एरे को जनरेट कर रही हूं, मतलब मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रही हूं।
तो यहां पे मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एज अ बिग O ऑफ n यूज कर रही हूं, है ना। आई होप ये सबको क्लैरिटी होगी कि क्यों मैं बिग O ऑफ n बोल रही हूँ, क्योंकि मैं n स्पेस एरे न्यू जो है यहाँ पे ले रही हूँ, किस लिए, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। और अगर मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि मैं एक ही बार फॉर लूप को यूज कर रही हूं, तो मेरे को लगता है सब एग्री करेंगे मेरी इस बात पे कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि मैं एक ही बार फॉर लूप को यूज कर रही हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं इसको कहीं समहाउ ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ? कर सकते हैं। कैसे? इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि बिग O ऑफ n है अभी के लिए, क्योंकि मैं एक नई एरे को यूज कर रही हूँ, उसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ। कैसे? क्यों ना मैं इस ओरिजिनल एरे में चेंजेस करूं। कैसे? अगर मैं यहां पे बोलूं कि ओरिजिनल एरे के अंदर ही एरे ऑफ आई क्या होगा, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई माइनस वन, जिसमें मैं अगेन फोर लूप लगाऊंगी, जिसमें आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से शुरू होगी और वो n माइनस 1 तक जाएगी। ठीक है, तो मतलब 2 तो सेम ही रह गया। अब मैं इसी के अंदर अगर चेंजेस करती हूं तो 4 + 2 क्या होगा, एरे ऑफ आई के वैल्यू 1 पे 4 प्लस पीछे वाले एलिमेंट का सम 6, तो मैं यहीं पे चेंज कर देती हूं। 6 प्लस पीछे वाले एलिमेंट का सम 12, 8 + 12 20, 10 + 20 30। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम एरे के अंदर ही, ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंजेस कर दिए। तो अब इस केस में जब मैं ओरिजिनल एरे में चेंजेस कर रही हूं तो मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहने वाली है, जो कि बिग O ऑफ n होगी, बट यहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होके क्या हो गई, बिग O ऑफ 1। क्योंकि अगर मैं सेम ओरिजिनल एरे में चेंजेस कर रही हूं तो मैं एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज कर ही नहीं रही। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इजिली अपनी प्रीफिक्स सम एरे निकाल सकती हूँ। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इतना तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स सम का मतलब क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले वाले एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है और सम निकालना है। तो किसी भी इंडेक्स पे आप खड़े हो, मान लो आप थर्ड इंडेक्स का प्रीफिक्स सम निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, करंटली थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है प्लस उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स है सबका एडिशन करना है। यही बेसिक मतलब होता है प्रीफिक्स सम का। अब ये तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू 1D एरे बात करा, जो भी मैंने बात करा अभी तक वो मैंने विद रिस्पेक्ट टू 1 डायमेंशनल एरे आपसे डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 1D एरे के विद रिस्पेक्ट। क्लियर है ना। अब अपने को यहां पे जो क्वेश्चन है वो 2D एरे के विद रिस्पेक्ट दिया है, और 2D एरे के विद रिस्पेक्ट किस तरह से हम ऑप्टिमाइज अप्रोच बना सकते हैं, हमें वो डिस्कशन में लेके आना है ना। सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। मैं क्या करती हूँ, फिर से एक 4x4 मैट्रिक्स लेती हूँ, मतलब कि नंबर ऑफ रोज भी 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है। तो मेरे पास 4x4 मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैं अभी के लिए 1 1 ही डाल रही हूँ, बट कोई भी एलिमेंट हम एंटर कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन मैं ये चीज कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया 1 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 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हो गया 4x4 मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 और 3, और कॉलम वाइज भी क्या हो गया, 0 1 2 और 3। अब अगर मैं यहां पर क्वेश्चन क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि यूजर जो है, लास्ट वीडियो आई होप सब देख के आए होगे, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखना, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को फोकस करना। परफेक्ट। अब सपोज यूजर एंटर कर रहा है R1 C1 R2 और C2 की वैल्यू को। तो R1 सपोज वो बोल रहा है 0 है, C1 2 है, और मे बी ले लेते हैं R1 जो है वो 2 है और R2 जो है वो 3 है और C2 भी 3 है। मतलब कि मैं इस वाले रेक्टेंगल को फोकस कर रही हूं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई होप सब बता सकते हैं मुझे, सम जो है वो 4 होना चाहिए, 1 + 1 + 1 + 1, है ना। तो ये आउटपुट में एज अ एक्सपेक्टेड आउटपुट मान के चल रही हूं।
अब एक अप्रोच तो हमने लास्ट वीडियो में देख ली, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जैसे जैसे क्वेरीज बढ़ेंगी तो हर क्वेरी के लिए इंडिविजुअली m क्रॉस n लूप लगेगा, जो कि एक तरीके से अच्छी अप्रोच नहीं कहलाई जाएगी अगर क्वेरीज ज्यादा होंगी उस केस में। ओके, समझ में आता है। अब प्रीफिक्स सम अप्रोच को हम किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं। 2D एरे में हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रो वाइज। आई होप इनिशियल वीडियोस जब मैंने 2D एरे के बारे में समझाया होगा तब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, रो मेजर फॉर्म, कॉलम मेजर फॉर्म, राइट। एक तो होता है रो वाइज। तो मैं क्या करूंगी कि पहले स्टेप में रो वाइज प्रीफिक्स सम निकालूंगी। तो मेरे पे 4 रोज हैं, सबका मैं रो वाइज प्रीफिक्स सम निकालने की कोशिश करती हूँ। देखो क्या होगा जब मैं बोल रही हूं रो वाइज प्रीफिक्स सम, तो उस पर्टिकुलर केस में कहने का मतलब यह है कि अपने पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो में 1, तो एज इट इज रहने वाला है। अगले केस में अगले एलिमेंट के लिए क्या होगा, करंट एलिमेंट प्लस प्रीवियस एलिमेंट, करंट एलिमेंट प्लस प्रीवियस एलिमेंट। सिमिलरली दूसरी रो के लिए भी यही आंसर आएगा, तीसरी रो के लिए भी यही आंसर आने वाला है, और चौथी रो के लिए भी यही आंसर आने वाला है। आप निकाल के देख सकते हो। कैसे निकाल रहे हैं? करंट एलिमेंट एज इट इज, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रीफिक्स सम। अब 1D एरे का अगर सबको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। 1 प्लस प्रीवियस एलिमेंट का एडिशन 2 आ गया। तो सेम एरे में ही मैं चेंजेस कर रही हूं, 2 आ गया है ना। फिर यहां पे 1 प्लस प्रीवियस एलिमेंट 3, 1 प्लस 3 इज 4। तो इस तरीके से मतलब कि हमने हर एक एलिमेंट का रो वाइज प्रीफिक्स सम निकाल दिया। ये हो गया पहला स्टेप। इतना करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, मैं क्या करूंगी, अब मैं कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम निकालूंगी। सेकेंड स्टेप में व्हाट वी विल डू इज कि हम कॉलम वाइज कोशिश करेंगे प्रीफिक्स सम को निकालने का। अब कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम कैसे निकलेगा, कॉलम वाइज हम चलते हैं। अब कॉलम वाइज मतलब ये तो हो गया अपना रो 0 1 2 3, और यहां पे ये है हमारे पास कॉलम। तो अब अपने को इस कॉलम वाइज जो है प्रीफिक्स सम 4 बार निकालना है, कॉलम वाइज करते हुए। ठीक है, अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कैसे हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ी देर बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने को और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। तो कॉलम वाइज चले तो इनिशियली तो सेम रहने वाला है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। आई होप सबको अब प्रीफिक्स सम कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूं। 2 प्लस ऊपर का सम 4 प्लस नीचे वाला 6 प्लस 2 इज 8, 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रीफिक्स सम आ गया, कॉलम वाइज आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखो तो ये अपने पास कॉलम वाइज इंडेक्स नंबर हो गए और ये रो वाइज इंडेक्स नंबर हो गए। तो कॉलम वाइज भी प्रीफिक्स सम निकाल लिया है, रो वाइज खत्म। सेकेंड टास्क क्या था, कॉलम वाइज निकालना, वो भी खत्म। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर केस में क्या होगा, क्या कर सकते हैं, ये हमारी इन अ वे ये जो फाइनल मैट्रिक्स है ना, ये एज अ यू कैन से कि ये फाइनल मैट्रिक्स है, फाइनल 2D एरे मैट्रिक्स है। अब कितनी भी क्वेरीज आप निकाल लो, कितनी भी क्वेरीज यूजर एग्जीक्यूट कर ले, हम इसकी हेल्प से एक आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? पते की बात यह है कि यहां पर अगर आप अब ऑब्जर्व करो कि क्यों हम रो वाइज और उसके बाद कॉलम वाइज निकाल रहे थे, जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि R1 0 है और C1 भी 0 है, R2 3 है और C2 3 है, क्या समेशन होगा इस कंप्लीट पर्टिकुलर मैट्रिक्स का? तो आपका आंसर होगा कि लास्ट वैल्यू क्या है, 16। और अगर आप काउंट करो तो 16 इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि R1 वैल्यू 0 है, C1 वैल्यू भी 0 है, R2 वैल्यू 1 है और C2 वैल्यू 3 है, मतलब कि मैं पहला एलिमेंट इसको ले रही हूं और लास्ट एलिमेंट इसको ले रही हूं, तो मतलब कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा।
इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सम क्या होगा, तो टोटल सम होगा लास्ट एलिमेंट जो कि 8 है, और अगर आप काउंट करो तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे अगर मैं यहां पे टोटल सम की बात करूं तो टोटल सम जो है वो लास्ट वैल्यू होगी करंट मैट्रिक्स की, जो हमारे पास फाइनल 2D एरे मैट्रिक्स आई है। अगर मैं अपवर्ड सम की बात करूं तो अपवर्ड रेक्टेंगल का टोटल सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि करेक्ट है। केस नंबर 3, अगर मैं यहां पे बोलूं कि R1 0 है, C1 भी 0 है, R2 0 है और नहीं, R2 सपोज 3 है और C1 8 है, R2 3 है और C1 जो है वो 8 है, मतलब कि C1 जो है वो 1 है, सॉरी वेट, लेट मी ओपन इट अगेन। C2 जो है वो 3 है, C2 जो है वो 1 है, सॉरी, मतलब कि मैं इसको रेफर कर रही हूं R2 3 और दिस इज C2 इज 1, मतलब कि मैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को रेफर कर रही हूं। तो टोटल सम क्या होगा, ये जो लास्ट एलिमेंट है ये टोटल सम होगा, जो कि करेक्ट है। अगर अब मैं यहां पे बोलूं, हमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी इसका सम निकालना, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का सम निकालना, याद है सबको? तो कैसे निकाल सकते हैं, मुझे कंप्लीट मैट्रिक्स का सम पता है जो कि 16 है, मुझे अपवर्ड वाली रेक्टेंगल का सम पता है जो कि 8 है, मुझे लेफ्ट साइड का भी सम पता है जो कि 8 है। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, इन दोनों में ये वाला जो रीजन है ये रिपीट हो रहा है ना, ये वाला रीजन जो है ये रिपीटेड रीजन है, जो कि एक ही बार आना चाहिए बट 2 बार रिपीट हो रहा है, ये एक रिपीटेड रीजन है जिसका सम क्या है 4, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इसमें क्या है 4 है, देख पा रहे हो आप 4 है। क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक बार तो हम ऊपर वाले पार्ट में ले रहे हैं और एक बार हम लेफ्ट वाले पार्ट में ले रहे हैं। तो अगर मुझे इसका सम निकालना है, जो मेरे पास येलो रीजन है, इसका सम निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल सम कितना है 16 माइनस अपवर्ड रीजन का सम कितना है 8 माइनस लेफ्ट साइड रीजन का सम कितना है 8 प्लस जो रिपीटेड रीजन है उसका सम कितना है 4। प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि 2 बार हम माइनस कर रहे हैं उसको, तो एक बार प्लस करना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4, जो कि करेक्ट है, जो कि करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ इस रीजन का अगर मैं सम बताऊं तो इस रीजन का सम हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या था, 4 ही तो था, 4 ही तो था। आई होप आपको याद होगा, है ना? तो इस तरीके से बाय डूइंग सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन थिंग हम किसी भी रीजन का फाइनल सम निकाल सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस, दैट्स इट। मैथमेटिकल इंट्यूशन लगानी है अब तो सिंपल, एक 2D फाइनल मैट्रिक्स बनने के बाद तो बस एक अगर आपको याद हो तो हम वेन डायग्राम समझा करते थे अपनी छोटी क्लासेस में, उस तरीके का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं एक फाइनल रीजन को निकालने के लिए। तो अगर मैं बोलूं ये सम, टोटल सम हम कैसे निकाल रहे हैं, टोटल सम की वैल्यू कहां पे प्रेजेंट है, क्या मैं कह सकती हूँ ये 3 और 3 जो कि R2 और C2 है ना, क्योंकि R2 की वैल्यू भी 3 है और C2 की वैल्यू भी 3 है। तो टोटल सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे R2 और C2 के इंडेक्स को, तो हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। अच्छा, अपवर्ड सम निकालने के लिए जो कि 8 है, किसको पकड़ना चाहिए, क्या मैं बोल सकती हूं कि अपवर्ड सम के लिए वैल्यू जो होगी यहां पे हाँ, हमारे ओरिजिनल ये थे ना जिसका हमें सम निकालना था R1 C1 R2 C2, जो यूजर एंटर करेगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट अगर आप देखो तो मेरा 8 के लिए 1 होना चाहिए और यहां पे 3 होना चाहिए, तो मतलब कि मैं R1 माइनस 1 को रेफर कर रही हूं अपवर्ड पोर्शन निकालने के लिए, R1 माइनस 1 को रेफर कर रही हूं और मैं रेफर कर रही हूं C2 को, और मैं रेफर कर रही हूं C2 को। मानते हो सब? ये जो मैं R2 C2 R1 C माइनस 1 C2 लिख रही हूं, ये R1 R2 C1 C2 रेफर कर रहे हैं जो ओरिजिनल इनपुट यूजर देगा, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है इन वाले R1 और इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे जो रेफरेंस जा रहा है, क्योंकि मैं कोड में लिखूंगी ना इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर यू कैन टेक अ नोट फॉर दिस कि किस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर नोट इज कि
R1, R2, C1, C2 variables are original one entered by the user। और कोड में मैं समझा दूंगी तो समझ में भी अच्छे से आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूं यहां पे। ठीक है, यूजर ने एंटर जो किए होंगे, जो उसे जिस रेक्टेंगल का उसे सम चाहिए होगा, वो वाला रेफरेंस है यहाँ पे। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो इसको रेफर करने के लिए मेरे पास क्या है, आई थिंक ये R2 की वैल्यू है और ये C2 -1 है। अगर आप देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू 3 है और R1 C1 की कॉलम जो है वो 1 पे रेफर करना है, तो C1 -1। तो मतलब कि यहां पे मैं जाऊंगी और मैं कहूंगी एयर ऑफ R2 जो कि 3 है और C1 -1 जो कि मुझे 1 पे लेके जाएगा। ठीक है, और रिपीटेड रीजन जो कि 4 है उसका क्या होगा, आई थिंक दिस इज नथिंग बट R1 -1 एंड C1 -1। तो इसको मैं रेफर करूंगी R1 -1 और C1 -1 से, क्योंकि R1 और C1 दोनों की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि किस तरह से हम फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो भी अप्रोच हमने समझी है, जिसको मैं एज अ ऑप्टिमाइज अप्रोच कह रही हूं। ऑप्टिमाइज क्यों कह रही हूं बाय द वे मैं इसे, अगर आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो तो रो वाइज प्रीफिक्स सम निकालने के लिए या कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम निकालने के लिए भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ m into n ही होगी। पर पॉइंट यहां पे ये है ना कि एक बार अगर मेरी फाइनल 2D एरे मैट्रिक्स बन गई तो कितनी भी क्वेरीज मुझे रन करनी हो, मुझे बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका मतलब ये क्वेरी से इंडिपेंडेंट हो गया मेरा कोड, अब मैं क्वेरी पे डिपेंडेंट नहीं रही। दैट इज द बिग डिफरेंस। आई होप इस चीज समझ में आ रही होगी सबको। ठीक है, तो अब एक बार कोड को समझने की कोशिश करते हैं, कोड को इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है ना क्लैरिटी मिल जाए जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो मैं एक बार कोड वाली स्क्रीन खोल लेती हूँ। इसको मैं, ये वाला कोड याद है लास्ट सेशन में हमने किया है, लिखा है ना। अब मैं क्या करती हूं, मैं यहां पर इस वाले को तो कमेंट कर देती हूं और इसकी जगह एक और कोड लिखते हैं जो कि ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहां पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रो वाइज प्रीफिक्स सम और कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम जनरेट करके देगा। तो मैं एक फंक्शन बनाती हूं प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स जो कि जनरेट करके देगा, जो कि एक एरे ले रहा है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन बनाते हैं जिसमें प्लस और माइनस होगा रीजन्स का, जो कि आपको याद होगा टोटल सम माइनस अप साइड माइनस लेफ्ट साइड प्लस रिपीटेड रीजन। वो वाला पार्ट करने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ जिसमें फाइनल मेरा रिजल्ट स्टोर होगा और ये करेगा सम ऑफ द रीजन्स दैट वी हैव। और इसके अंदर हम पास करेंगे एर, इसके अंदर हम पास करेंगे R1 क्या है जो कि यूजर एंटर करेगा, C1 क्या है, R2 क्या है और C2 क्या है। ठीक है, और फिर हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिस्प्ले करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे करती हूँ डिफाइन, क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक नॉट इंट वॉइड में लेके चलते हैं क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। यहां पे मेरे पास 2D एरे है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर रही हूं, यहां पे मैं कह रही हूं सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ट्रावर्स करना है और रो वाइज प्रीफिक्स सम निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो होंगी एड डॉट लेंथ। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो होंगे कि जीरोथ रो पे क्या लेंथ है। ठीक है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। अब यहां पर मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर फॉर लूप लगाऊंगी। तो यहां पे अब मैं जो फोकस है वो मैं ये कर रही हूं कि आई एम जस्ट ट्रावर्स्ड द एरे रो वाइज। ठीक है, टू कैलकुलेट द रो वाइज प्रीफिक्स सम, जो कि हमारा सबसे पहला टास्क है। ठीक है, तो यहां पे हम चलते हैं, आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी, i लेस देन m, i प्लस प्लस
4 int j equal to 0, j less than n and j plus plus। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कहेंगे कि air of ij, अब यहां पे 0 से शुरू नहीं करना, 1 से शुरू करना। इसका रीजन मैं आपको बताती हूं। air of ij is nothing but is equal to प्लस इक्वल टू air of, क्या चीज चेंज होगी यहां पे, रो सेम रहने वाली है क्योंकि हम रो वाइज कर रहे हैं, और कॉलम j-1 को ऐड करेंगे। अब यहां पे मैंने 1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं क्या कह रही हूं, पहला कॉलम मतलब कि i0 और j0 तो सेम वैल्यू पे रहेगा। अगर मैं शो करूं मैं क्या बोल रही हूं यहां पे, अगर आप यहां पर देखो तो i0 और j0 पे 1 है, वो तो मैं क्या कह रही हूं 1 ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पे आएगा, जब j की वैल्यू 1 होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या कह रही हूं 1, जो कि ओरिजिनल करंट एलिमेंट है, प्लस j की 0 पे क्या वैल्यू है 1, तो j-1, तो यहां पे इसीलिए हमारे पास 2 आ जाएगा। तो दैट्स वाई जब हम रो वाइज प्रीफिक्स सम कर रहे हैं तो j की वैल्यू को 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, ओरिजिनल एरे में हमने चेंजेस कर दिए। अब दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क है दैट हमें यहां पे ट्रावर्स करना है, ट्रावर्स द एरे, कैसे, कॉलम वाइज, है ना, कॉलम वाइज टू कैलकुलेट द कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगी, अब यहां पे क्योंकि हमें कॉलम को फिक्स रखना है और रोज बदलेंगी क्योंकि हमें कॉलम वाइज जाना है, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो j की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे। j की वैल्यू कहां तक चलेगी, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वहां तक चलेगी, j प्लस प्लस, और i की वैल्यू को मैं शुरू करूंगी 1 से। सेम रीजन, क्योंकि हमें i0 और j0 पे वैल्यू सेम रहने वाली है, जब i 1 होगा और j 0 होगा तब मुझे काम करना शुरू करना है। i लेस देन नंबर ऑफ रोज कितनी है m, i प्लस प्लस, और यहां पे मैं क्या कहूंगी, एयर ऑफ i j में वैल्यू क्या होगी, प्लस इक्वल टू एयर ऑफ i-1 j। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कॉलम वाइज जो है सम आ गया। क्लियर है, तो ये मेरे पास अब फाइनल 2D एरे मैट्रिक्स जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे शो करी थी अभी, वो बनके तैयार हो गई है। अब फाइनल मेरे पास क्या काम रह गया, अब फाइनल मेरे पास काम रह गया दूसरे फंक्शन को डिफाइन करना, जो कि है सम रीजन। ठीक है जी, तो अब मैं उसको डिफाइन करती हूं, जो कि फाइनल काम है हमारा, पब्लिक स्टैटिक इंट सम रीजन, जो कि 2D एरे को इनपुट कराएगा, उसके बाद R1 लेगा, उसके बाद C1 लेगा जो कि यूजर एंटर करेगा, R2 लेगा और C2 लेगा। ठीक है, डन है। अब मैं 4 वेरिएबल्स चाहती हूं ना, सम जो कि 0 है, अप जो कि 0 है, लेफ्ट जो कि 0 है, रिपीटेड रीजन जो कि 0 है। ठीक है, सबको मैंने डिफाइन कर दिया, सबको मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब ये वही वाली वैल्यूज हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। तो सम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, अगर याद हो तो एयर ऑफ आई थिंक R2C2 है ना, R2C2, मैं एक बार चेक भी कर लूंगी। अप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एयर ऑफ आई थिंक R1-1 थी, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे हमने लिखा है ना, हाँ R1-1 थी और C2 थी, तो मैं बस कॉपी कर रही हूं क्योंकि लॉजिक तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और लेफ्ट की जो वैल्यू थी वो थी R2 और C1-1, तो एयर ऑफ R2 C1-1, और रिपीटेड रीजन की जो वैल्यू थी वो थी एयर ऑफ R1-1 और C1-1 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा, इंट रिजल्ट, यहां पे मैं क्या करती हूं कि रिजल्ट को डिफाइन कर देती हूं 0 से। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, टोटल सम कितना है, माइनस अपवर्ड रीजन क्या है, माइनस लेफ्ट साइड रीजन क्या है, प्लस रिपीटेड रीजन क्या होगा, रिपीटेड रीजन क्या होगा। ठीक है, और फाइनली हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे उस पर्टिकुलर रिजल्ट को, जो वैल्यू आएगी।
डन। एक और काम करना चाहिए, यहाँ पे हमने रिजल्ट डिफाइन कर रखा है, ठीक है, फिर तो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। परफेक्ट है। आई थिंक यही हम चाह रहे थे। अब एक काम करते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा विथ फॉर द गिवन टेस्ट केस जो हमने अभी ब्लैक बोर्ड पे रन किया था। तो मैं एक बार रन जावा कर देती हूँ चेक करने के लिए कि क्या आउटपुट में आ रहे हैं। नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है। मैट्रिक्स एलिमेंट मैं वही ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन वाइज हम वेरीफाई भी कर सके कि जो हमने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा और जो आंसर हम लेके आ रहे हैं वो सेम है कि नहीं। R1 कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, C1 भी 2 है, 3 है, 3 है, क्या आंसर आ रहा है 4, यही एक्सपेक्टेड था। तो इस तरह से बेसिकली प्रीफिक्स सम की हेल्प से हम इजीली रिजल्ट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब अगर आप यहां पर देखो, ये वाली चीज हमेशा वेरी करेगी क्वेरीज के डिपेंडेंसी के क्वेरी पे डिपेंडेंट होते हुए, लेकिन पते की बात यह है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो हम प्लस माइनस ही कर रहे हैं ना, डायरेक्ट वैल्यूज को ले ही तो रहे हैं, रैंडम एक्सेस तो अलाउड होता ही है एरे के अंदर, ये कांस्टेंट है इस फंक्शन की। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज कर नहीं रहे, वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो वो भी कांस्टेंट है। जो मेजर टास्क होगा जहां पे मेजरली अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो ये है, जो कि बिग ऑफ एन ही होगा, m/n सॉरी, है ना, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, जो कि होगी बिग ऑफ 1। पर बात ये अच्छी है कि एक बार जब मैंने इस एरे को जनरेट कर लिया तो ये मेरा फाइनल टास्क हो गया। अब मेजर चेंजेस जो होंगे ना वो एक्सट्रैक्ट करते हुए होंगे। तो बेसिकली जो मेरा लास्ट प्रॉब्लम थी, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया कि क्वेरीज अगर बढ़ जाती हैं तो उतनी बार मुझे m/n टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं होगा, वो केस यहाँ पे हमने अवॉइड कर दिया इन अ वे, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस वाले फंक्शन के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम कांस्टेंट टास्क कर रहे हैं, तो हर क्वेरी के लिए कांस्टेंट टास्क ही होगा। एक बार मेरी जो एरे है वो जनरेट हो गई, फाइनल जो आउटपुट एरे है, ये मेरी फाइनल 2D एरे है ना, फाइनल 2D मैट्रिक्स में बोल लूं, एक बार जब मैंने जनरेट कर लिया तो टास्क इज डन। उसके बाद मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कितनी भी क्वेरीज हो, मुझे बस इस लॉजिक में थोड़ा वो चेंजेस करने होंगे रिजल्ट को निकालने के लिए, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा गया है और यूजुअली बच्चे जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्लियरली बता देते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी ये वाली, पर ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं बता पाते। तो इस तरह से हम चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अब मुझे लगता है कि सबको प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। समरी में अगर हम देखें तो इस कंप्लीट 2D एरे मॉड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि 2D एरे होता क्या है, हम उसे किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रोटेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट को समझा, 1D एरे के विद रिस्पेक्ट कैसे होता है, 2D एरे में कॉलम वाइज कैसे होता है, रो वाइज कैसे होता है, ये सब समझने की कोशिश करी, राइट। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा सेशन सुनने के लिए। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज या तो मुझे मेल करना या फिर लिंक्डइन पे भी आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लाइव सेशंस में तो मैं जरूर आऊंगी और वहां पर भी आपके जो भी क्वेरीज हैं, एक काम करना, उसको एक नोट्स बना के लिख लेना और फिर एक एक करके उस क्वेरीज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए यूजफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे नए कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, बाय बाय।